हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव एंड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलेंगे बच्चों, आज हम देखेंगे H2SO4 के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी पढ़ रहे थे, पी ब्लॉक को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आगे बढ़ाया जा रहा है बच्चों। यहाँ पे हमें पढ़ना है सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। मैंने बच्चों देखा कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी। पी ब्लॉक तो सब इम्पोर्टेंट है उसमें का, लेकिन 30% सिलेबस हटा देने से कुछ ये जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इम्पोर्टेंट था, ओजोन वाला इम्पोर्टेंट था। तो ओजोन के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल वाला पढ़ना ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद पी ब्लॉक खत्म होगा, मतलब पी ब्लॉक के जो प्रोसेस होंगे वो खत्म हो गए। अभी ग्रुप नंबर 18 बचा रहेगा। तो यहाँ पर हमें जानना है H2SO4 के बारे में। H2SO4 को नाम देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कशिश का तेल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं, बेटा ध्यान देना, हिंदी में कहते हैं कशिश का तेल। अब बनाने की विधि क्या होती है, तो हम इनको दो विधियों द्वारा बना सकते हैं। एक होता है संपर्क विधि, उसी को कहते हैं स्पर्श प्रक्रम, और एक होता है लेड कक्ष विधि। लेकिन एग्जाम में अक्सर तर पूछते हैं संपर्क विधि या स्पर्श प्रक्रम विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, यही पूछता है। तो पहले हम इनका प्रोसेस जानेंगे। एग्जाम में ना हमें पहले ये लिखना पड़ेगा, तो एग्जाम में पहले हम ये लिखेंगे, इसके बाद उनका चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद फिर उसका विधि लिखेंगे। मेथड अलग है, ये उनका प्रोसेस है। तो ध्यान देना, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। मतलब कि संपर्क विधि में कैसे अभिक्रिया होती है हमें इसके बारे में जानना है। तो सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। और वही सल्फर स्टेप नंबर 2 में चलते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फेट नहीं बनाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। अब देखो बच्चों, कहने को तो है कि हमें सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल पहले से होना उपस्थित अनिवार्य है। अगर पहले से सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित नहीं है, अर्थात आप नहीं लिए हैं, तो आप बहुत बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण नहीं कर सकते हैं और वह सल्फ्यूरिक अम्ल शुद्ध नहीं बन सकता है। इसीलिए कह रहा है स्टेप नंबर 3 में कि प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो ओलियम का निर्माण होता है। ओलियम का मतलब है कि ये दोनों जुड़ जाते हैं। H 2 बार है, H 2 बार, यस और यस जुड़े तो S2 हो गए, 4 और 3 7, तो यहाँ पर 7 हो गया। तो ये बच्चों हमारा प्रोसेस देखने को मिल गया, ये हो गया ओलियम। अब इसी ओलियम को अगर हम जल से अभिक्रिया करा देते हैं, अगर इसी ओलियम को जल से अभिक्रिया करा देते हैं एकदम शुद्ध, हमें सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये बच्चों इनका तो प्रोसेस हुआ। अब इनका चित्र देखेंगे, चित्र क्या होता है। जैसा बच्चों आपके सामने चित्र है, चित्र को ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए चित्र इसका थोड़ा बहुत बड़ा होता है, तो चित्र को हम हटा हटा के दिखाएंगे। सबसे चित्र में पहला कक्ष होता है पायराइट कक्ष, फिर होता है धूल कक्ष, फिर होता है कूलर, फिर होता है धावन कक्ष, फिर होता है शुष्कन कक्ष, फिर होता है बच्चों आर्सेनिक कक्ष, फिर उसमें होता है परीक्षण बॉक्स, फिर उसमें होता है परिवर्तक कक्ष, और लास्ट में होता है अवशोषण कक्ष। तो बच्चों इतना आपको एग्जाम में बनाना होगा। तो एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी दोस्तों ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पायराइट कक्ष में क्या होता है, पायराइट कक्ष में पहले से ही सल्फर उपस्थित होती है। पायराइट कक्ष में पहले से सल्फर उपस्थित होती है। हम शुद्ध तथा शुष्क ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित कराते हैं। जब ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित कराते हैं तो पायराइट कक्ष में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात सभी गैसीय मिश्रण को हम धूल कक्ष में प्रवाहित कराकर ऊपर से भाप प्रवाहित कराते हैं। ऊपर से भाप इसलिए प्रवाहित कराते हैं कि जो अशुद्धियां होंगी वह भारी होकर नीचे बैठ जाएंगी, और जो हमारा गैसीय मिश्रण होगा इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि आगे हम उसको कूलर कक्ष में डालते हैं। तो कूलर में हम प्रवाहित करा के उस गैसीय मिश्रण को ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम उसको धावन कक्ष में प्रवाहित कराते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देना, धावन
कक्ष में नीचे से प्रवाहित कराते हैं और ऊपर से जल प्रवाहित कराएंगे। जब ऊपर से जल गिरता है तो जो अशुद्धियां होती हैं वह नीचे बैठेंगी और देखो शुद्ध गैसीय मिश्रण, अब नमी आ जाती है तो उसको सुखाने के लिए हम शुष्कन कक्ष में भेजते हैं। तो प्राप्त नमयुक्त गैस को शुष्कन कक्ष में प्रवाहित कराकर ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं या फिर उसको भी हम प्रवाहित ही कराते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रवाहित कराने पर बच्चों ध्यान देना, प्रवाहित कराने पर ये जो गैसीय मिश्रण है शुष्क हो जाता है। शुष्क होने पर हम इसको आर्सेनिक कक्ष में, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो ये है फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड बच्चों, ये है फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड। तो हम यहाँ पर प्रवाहित करा के जितनी भी आर्सेनिक अशुद्धियाँ होती हैं उन सभी अशुद्धियों को हटा देते हैं। हटाने के बाद यहाँ पर बना होता है बच्चों यहाँ पर बना होता है, ये तो हमने देख लिया कि ये आर्सेनिक कक्ष, इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड होते हैं, जिसमें प्राप्त गैसों को इसमें भेज के हम इसको शुद्ध कर लेते हैं। इसके बाद उसको परीक्षण बॉक्स में भेजते हैं। परीक्षण बॉक्स में भेजकर देखते हैं कि यहाँ पर शुद्ध है कि नहीं है। अगर शुद्ध नहीं है तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे और शुद्ध होगा तो फिर हम उसको अगले परिवर्तक कक्ष में भेज देते हैं। जब बच्चों वह परिवर्तक कक्ष में जाता है और परिवर्तक कक्ष में जाने के बाद हम उसको नीचे से प्रवाहित कराते हैं अवशोषण कक्ष में और ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित कराते हैं। परिवर्तक का मतलब आप समझ रहे हो कि यहीं पे सल्फर डाई ऑक्साइड बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है सल्फर ट्राई ऑक्साइड में, परिवर्तित हो जाती है सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। और वही सल्फर ट्राई ऑक्साइड जब अवशोषण कक्ष में आती है और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है तो बच्चों ऐसा कि हमने उसमें देख चुका है कि ओलियम का निर्माण होता है और वही ओलियम जल से अभिक्रिया करके बहुत बड़ी मात्रा में एकदम शुद्ध, कह सकते 98% शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त करते हैं या बच्चों उसको हम बना सकते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बार इस चित्र को फिर से देख लेंगे। पहला कक्ष होता है पायराइट, दूसरा होता है धूल कक्ष, फिर होता है कूलर, फिर होता है धावन कक्ष, फिर होता है शुष्कन कक्ष, फिर होता है आर्सेनिक कक्ष, फिर होता है परीक्षण बॉक्स, फिर होता है परिवर्तक कक्ष और फिर होता है बच्चों अवशोषण कक्ष। तो इतना बच्चों आप ध्यान देना, लेकिन एग्जाम में ना इन सब का पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। पहले हेडिंग डालेंगे पायराइट कक्ष, फिर डालेंगे धूल कक्ष, फिर लिखेंगे कूलर के बारे में, फिर लिखेंगे धावन कक्ष के बारे में, शुष्कन कक्ष के बारे में, आर्सेनिक कक्ष के बारे में, परीक्षण बॉक्स के बारे में, परिवर्तक कक्ष के बारे में, अवशोषण कक्ष के बारे में। बच्चों इन सभी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और जो आगे मैंने बच्चों ये वाला आपको बताया है स्टेप, इन सभी स्टेपों को आपको ध्यान देना होगा। तो चलेंगे बच्चों, आज इतना घर पे आप बना लीजिएगा। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी बच्चों तो उसमें फिगर दिया है, यहाँ पे मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर वीडियो में बातें समझ में नहीं आती तो वीडियो को रोक के स्किप कर करके हम देख सकते हैं और उसको हम नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।